आपका आपके अपनी ही चैनल जगत क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे सिंपल सेंटेंस का रूल नंबर 4, 1, 2 और 3 हम आपको दे चुके हैं। ठीक है, पहला आपका था इन्फिनिटिव टू की मदद से, दूसरा था नाउन और फ्रेज की मदद से, ठीक है, तीसरा था एडजेक्टिव की मदद से और चौथा है नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट की मदद से। देखिए नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट क्या होता है, नॉमिनेटिव को सब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं, इसलिए सब्जेक्ट के पास में यानी कि जस्ट सब्जेक्ट के बाद हैविंग एक्टिव वॉइस में, हैविंग बीन पैसिव वॉइस में और सिर्फ बीइंग का इस्तेमाल करके जहां पर इज एम आर वाज वर हो वहां पर। लेकिन कैसे करेंगे और कब करेंगे, किस तरह के सेंटेंस में करेंगे, मतलब हम कब नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट का इस्तेमाल करेंगे, तो हम आपको बता दें जब पहले वाले कार्य, कह सकते हैं कि ऐसे वाक्य जो अगर पहले वाले वाक्य में कार्य अगर ना हुआ होता तो दूसरे वाले का परिणाम प्राप्त ना होता। यदि पहले वाले में कार्य ना हुआ होता तो दूसरे वाले वाक्य में कार्य समाप्त ना हुआ होता। अर्थात सूर्य, मैं एग्जांपल से आपको बता रहा हूं, जैसे सूर्य निकला और धुंध गायब हो गई, मतलब ये कि ना सूर्य निकला होता ना धुंध गायब होती। ऑफिस में आग लग गई, सारा फर्नीचर जल करके राख हो गया। कहने का मतलब यह है ना तो ऑफिस में आग लगती और ना ही फर्नीचर जलता। तो कहने का मतलब यह है कि पहले वाले सेंटेंस की क्रिया से ही दूसरे वाले का परिणाम प्राप्त होता है। जब ऐसे सेंटेंस आते हैं तो उसको हम लोग उसकी नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट की मदद से बनाते हैं। तो नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट कैसे बनता है, सब्जेक्ट के जस्ट बगल में अगर फिलहाल हैविंग लगाना है, फिर जो उसके जस्ट बाद की जो वर्ब होती है उसको थर्ड फॉर्म में बना देना है। लेकिन अगर कोई पैसिव वॉइस होता है, अगर पहला वाक्य आपका पैसिव वॉइस है तो हैविंग के साथ बीन लगा देंगे। पैसिव वॉइस पहचानना तो आपको आना चाहिए। जब कभी भी आगे वाले सेंटेंस में इज एम आर वाज वर है ना, हैज हैव इनके साथ, अब हैज हैव होगा तो बीन पहले से होगी, अगर पैसिव है तो बीन लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मोस्टली कैसे सेंटेंस आते हैं, इज एम आर वाज वर, अगर ये स्पेलिंग आ जाए और उसके साथ थर्ड फॉर्म लगी हो तो समझ लीजिएगा वो पैसिव वॉइस है। तो इज एम आर वाज वर को हटा करके, पैसिव वॉइस वाले इज एम आर वाज वर को हटा करके हैविंग बीन और फिर उसके बाद जो वर्ब लगी होगी उसको थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। एक इज एम आर नॉर्मल आता है जिसमें जैसे हम कहूं द वेदर वाज स्टॉर्मी, मौसम स्टॉर्मी था, तो वहां पर वो पैसिव वॉइस सेंटेंस नहीं है। तो वहां पर क्या करेंगे, जो इज एम आर वाले होते हैं, वाज वर वाले होते हैं, जिसमें पैसिव वॉइस से पता ना, मतलब एक्टिव वॉइस हो पैसिव वॉइस ना हो, तो उसमें क्या करना है, बीइंग लगा देना है। एग्जाम्पल हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे, द सन रोज, द सन रोज सूर्य उगा, यानी कि मैंने अभी कहा था सन निकला। द फॉग डिसअपियर्ड, धुंध गायब हो गई। सूर्य निकला, धुंध गायब हो गई, मतलब ना सूर्य निकलता ना धुंध गायब होती। मतलब कि पहले वाले वाक्य में यदि कार्य ना हुआ होता तो दूसरे वाले वाक्य में परिणाम प्राप्त ना होता। ऐसे सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आप जो पहला नॉमिनेटिव का मतलब ही है सब्जेक्टिव, तो जैसे कि द सन, पहले वाले वाक्य में क्या है, द सन सब्जेक्टिव है यानी कि नॉमिनेट, उसको जस्ट उसी के बाद द सन लिखिए। हैविंग और जो रोज है वो सेकंड फॉर्म में है, आप वहां पे थर्ड लगा दीजिए, क्योंकि हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म ही लगती है। एक तरह से परफेक्ट पार्टिसिपल वाला मैटर हो सकता है, लेकिन उसमें स्टार्टिंग में आता है और इसमें सब्जेक्ट के बाद आता है, इसलिए इसको कहते हैं नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट। तो द सन हैविंग राइजन, रोज को थर्ड फॉर्म राइजन कर दीजिए, कॉमा लगा दीजिए, दूसरा वाला सेंटेंस सेम टू सेम उतार दिए, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ इतना याद रखना है। एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैंने अभी कहा था कि ऑफिस में आग लग गई, ठीक है, तो द ऑफिस कॉट फायर, द ऑफिस कॉट फायर, ऑल द फर्नीचर वाज बर्न्ड टू एसेस, सारा फर्नीचर जलकर राख हो गया। तो द ऑफिस लिखेंगे, जस्ट उसके बाद हैविंग लगाएंगे, फिर कॉट की थर्ड कॉट ही रहती है तो कॉट फायर, तो द ऑफिस हैविंग कॉट फायर, कॉमा लगा दीजिए, दूसरा सेंटेंस जैसे का तैसा उतार दीजिए। तो ये थे हैविंग लगा करके बनाना, और उसके जस्ट बाद थर्ड फॉर्म जरूर लगाइएगा। अगला, यदि पहला वाला वाक्य पैसिव वॉइस हो, जैसे मैंने आपको बताया था पैसिव वॉइस कैसे होता है, एक सेंटेंस से समझते हैं। द कैप्टन वॉज किल्ड, कैप्टन मारा गया, वॉज के साथ क्या आप देख रहे हैं, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है।
द कैप्टन वॉज किल्ड, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये पैसिव वॉइस है। तो द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, द कैप्टन हैविंग बीन, जब पैसिव वॉइस हो तो बीच में हैविंग बीन लगा देना, हैविंग बीन, तो द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, कॉमा पूरा सेंटेंस उतार देना है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, बनाइएगा। द वर्क वॉज डन, वी वेंट बैक होम, काम खत्म हो गया, वॉज डन, वॉज के साथ तो आईएनजी लगती है कॉन्टिन्यूअस टेंस में, लेकिन डन लगा हुआ है, मतलब ये थर्ड फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। तो इसको आपको कैसे बनाना है आप जरूर बनाइएगा। ठीक है, और एक एग्जांपल हम आपको दे देते हैं कि जैसे कि द वेदर वॉज फाइन, वेदर वॉज फाइन, अब इसमें वॉज का इस्तेमाल हुआ है और बाद में क्या है फाइन, कोई थर्ड फॉर्म नहीं आई है, मतलब ये पैसिव वॉइस नहीं है, इसमें बी फॉर्म का यूज हो रहा है। बी फॉर्म क्या होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर। तो जब ऐसे वॉज करके इज, एम, आर, वॉज, वर आए और थर्ड फॉर्म ना हो तो वहां पर आप उसको हटा के बीइंग लगा दीजिएगा, BEING बीइंग, और दूसरा वाला वाक्य सेम टू सेम जोड़ दीजिएगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा आराम से। ठीक है, एक एग्जांपल हम आपके लिए और देते हैं, जैसे द स्काई वॉज क्लाउडी। ठीक है, दूसरा है फुल स्टॉप के बाद दूसरा सेंटेंस लिखेंगे, इट मे रेन टुडे, मौसम क्लाउडी, आसमान क्लाउडी है मतलब बादलों से भरा हुआ है, और इट मे रेन टुडे, शायद आज वर्षा हो जाए या हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है, सीधी सी बात है। द स्काई वॉज क्लाउडी, तो इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद क्या आया, क्लाउडी। क्लाउडी कोई थर्ड फॉर्म है नहीं, मतलब ये पैसिव वॉइस है नहीं, तो वॉज को हटाना है, बीइंग लगा देना है, और कॉमा लगा के, जहां पे फुल स्टॉप है सेंटेंस में वहां पे कॉमा लगाकर दूसरा वाला सेंटेंस सेम टू सेम उतार देना, बहुत आसान है। बस आपको याद कब रखना, ये रूल कब लगाते हैं, जब पहले वाली वाक्य में जो क्रिया है अगर वो ना हुई होती तो दूसरे वाले सेंटेंस में परिणाम प्राप्त ना होता। ठीक है, इतना था, इसमें 3 रूल याद रखने हैं। एक, जब वो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस हो तो उसमें हैविंग लगा के जस्ट जो पहले वाले वाक्य की जो सेकंड फर्स्ट जो भी फॉर्म हो उसको थर्ड बना देना, कॉमा लगा के दूसरा वाक्य उतार देना, पहला रूल ये था। दूसरा रूल क्या था कि जब पहला वाला वाक्य पैसिव वॉइस हो, मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ कोई थर्ड फॉर्म लगी हो, ठीक है, तो वहां पर क्या करेंगे, इज, एम, आर, वॉज, वर को हटा के हैविंग बीन लगा देंगे और पूरा का पूरा सेम सेंटेंस उतार देंगे। तीसरा रूल ये था कि जो पहला वाला वाक्य होता है उसमें इज, एम, आर, वॉज, वर का इस्तेमाल हो लेकिन वो पैसिव वॉइस के तौर पर ना हो तो इज, एम, आर, वॉज, वर को हटा देते हैं और उसी जगह पर BEING बीइंग लगाकर फिर लास्ट में कॉमा देंगे वाक्य के और पूरा दूसरा वाला वाक्य उतार देंगे। तो कंफ्यूजन यहां पर होती है कि जहां पर इज, एम, आर 2 तरह से आ सकता है, जैसे द वेदर वॉज क्लाउडी, एक यहां पर वॉज आया हुआ है, ठीक है, एक मैंने बताया था कि द वर्क वॉज डन, एक वॉज वहां पर आया है, लेकिन वॉज डन वो पैसिव वॉइस है क्योंकि वॉज के साथ डन क्रिया की थर्ड फॉर्म आई है, और यहाँ पे वेदर वॉज क्लाउडी, यहाँ पर जो वॉज है वो क्लाउडी के साथ है, मतलब क्लाउडी कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, तो वॉज को हटाना है, बीइंग लगाना है क्लाउडी वाले को, लेकिन जहां द वर्क वॉज डन है वहां पर वॉज हटाना है, हैविंग के साथ बीइंग लगाना है। ठीक है, तो 3 रूलों से ये आपका रूल नंबर 4 खत्म है, नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट। तो अगर ये हमारा वीडियो आपको समझ में आया है, थोड़ी सी भी हेल्प करता है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और हमारे साथ बने रहिएगा और भी वीडियो को देखने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। नमस्कार।